आपने कवर नहीं किए हैं, आज उनको हम कवर करने वाले हैं। क्यों कवर करने वाले हैं? क्योंकि उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, दैट्स वन थिंग। एंड सेकंड इज there have been questions on it. I have tried to pick up only those things on which I could find questions in UPSC papers. और इस जद्दोजहद में क्या होता है, कई बार आप कुछ चीजें छोड़ भी देते हैं बिकॉज यू फाइंड दैट दे हैव नॉट बीन आस्क्ड ओवर द इयर्स, सो मे बी दे फील दैट दे आर नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी मैं आप लोगों की बातचीत तो पूरी सुन पा रही थी, मैं ही नहीं बोल पा रही थी। तो मैं सुन रही थी कि हिंदी का प्रयोग शायद कम क्यों हो जाता है। होता क्या है कि सम ऑफ अस फर्स्ट थिंक इन इंग्लिश एंड देन ट्रांसलेट इन हिंदी, वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरे लोग क्या कर रहे होते हैं, वो पहले हिंदी में सोचते हैं फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो वो कई बार मिसमैच आ जाता है। बट वंस यू स्टार्ट टीचिंग देन यू गेट यूज टू इट एंड धीरे धीरे आपकी जो वोकैबुलरी है वो पर्टिकुलर भाषा जो आप ज्यादा यूज करेंगे उसमें बढ़ती चली जाएगी। तो आई होप आई विल बी एबल टू कन्वे द मैसेज दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्लास ऑफ द न्यू ईयर, होप इट वर्क्स फॉर यू। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात जो हमको समझनी है, हमने इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू कर दी। इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स की जो मेन बात है वो ये है कि रिसोर्सेज जो हैं स्केर्स है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो कोई इकोनॉमिक्स नहीं होती, कोई स्टडी नहीं होती। अब इशू क्या है कि रिसोर्सेज स्केर्स हैं और डिमांड अनलिमिटेड है। हर एक को चाहिए, वांट है, डिजायर है, डिमांड है, अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स डूइंग? इकोनॉमिक्स इज स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ चॉइसेस। हम चॉइसेस स्टडी कर रहे हैं कि कैसे चूज करें कि ये स्केर्स रिसोर्स कहाँ पे यूज करें। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन जो हमारे काम हैं उसमें हमारे स्केर्स रिसोर्सेज का हम कैसे उपयोग करें। एक मैंने ये ऐड किया है स्लाइड में, इकोनॉमिक्स का सोशल साइंस कंसर्न चीफली विद डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन of goods and services. Why do we have to study it? Because the resources are scarce. And what does happen when the resources are scarce? You have to make choices. आपको चूज करना पड़ता है। तो बेसिक क्वेश्चन क्या हो गए इकोनॉमिक्स के? क्या प्रोड्यूस करूं, कैसे प्रोड्यूस करूं, किसके लिए प्रोड्यूस करूं? और ये क्यों है क्वेश्चंस? क्योंकि स्केर्स रिसोर्सेज है। मैं सब कुछ कर सकती तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, सब कुछ कर लिया जाता। लेकिन अब हमको डिसीजन लेना पड़ता है, क्या प्रोड्यूस करूं? असेंशियल गुड्स प्रोड्यूस करूं, लग्जरीज प्रोड्यूस कर दूं, क्या प्रोड्यूस करूं? अच्छा, कैसे प्रोड्यूस करूं? लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करूं, कैपिटल का ज्यादा इस्तेमाल करूं, कौन सी टेक्नोलॉजी लेके प्रोडक्शन करूं, फिर किसके लिए प्रोड्यूस करूं? सीधा जो एंड यूजर है उसके लिए मैं डायरेक्ट प्रोड्यूस कर दूं, या मैं वो वाली चीजें प्रोड्यूस करूं जो इंटरमीडियरी की तरह यूज होंगी किसी और फाइनल प्रोडक्शन में। तो बेसिक क्वेश्चंस तीन ही रहते हैं, क्या प्रोड्यूस करूं, कैसे प्रोड्यूस करूं, किसके लिए प्रोड्यूस करूं। अब इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंफ्यूजन का क्या आ जाता है, एक की जगह पे दूसरा यूज करने लग जाते हैं, जो कि नहीं कर सकते हैं। जब आप इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हैं माइक्रो या मैक्रो कुछ भी, तो वो आप इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स रेफर्स टू प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
इन अ स्पेसिफिक रीजन, ये है इकोनॉमी। जैसे भारत एक देश है, इसमें जो प्रोडक्शन हो रही है, कंजम्पशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, इसकी स्टडी जब हम करेंगे तो वो इकोनॉमी है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल की, वो या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की, कि वो अपने लिमिटेड स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहा है, कैसे उनका मैक्सिमम यूजेज से अपनी अनलिमिटेड डिमांड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। तो इकोनॉमी रेफर्स टू implementation of economics। जब इकोनॉमिक्स एक्शन मोड में आ जाती है तो वो यूज हो जाती है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में आफ्टर ऑल हम कर क्या रहे हैं, जो भी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है उसका एक्चुअल एक्शन में ले आते हैं, तो वो इकोनॉमी में आ जाती है। इकोनॉमी क्या है? हम एक प्रांत की, एक देश की, चाहे इवन ग्लोब की, पूरे पूरे दुनिया की स्टडी कर रहे हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स, सर्विसेज की। और इकोनॉमिक्स क्या है कि कैसे हम स्केर्स रिसोर्सेज से उनको कैसे एलोकेट करें ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की डेफिनेशन लगाई है जो आपको जाननी है। आई एम जस्ट रीडिंग इट, इट्स बेसिकली टू बी रिटेन्ड। ये है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी का डिफरेंस एज पर एनसीईआरटी। जो आप एनसीईआरटी दिन में पढ़ते हैं उसमें आप ये डिफरेंस पढ़ चुके होंगे, बट यू हैव टू रिटेन इट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्लाइड बिल्ड इन की है। एक बार हमको पता चल गया इकोनॉमिक्स स्टडी है स्केर्स रिसोर्सेज की, चॉइसेस की। इकोनॉमी है एक पर्टिकुलर रीजन में कैसे वो इकोनॉमिक्स वर्क कर रही है, तो वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को साइड में रखा, तो अब इकोनॉमिक्स में फर्दर क्लासिफिकेशन है। क्या क्लासिफिकेशन है? माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल। माइक्रो है, माइक्रो क्या हुआ? सूक्ष्म, छोटा, छोटे लेवल पे। और मैक्रो हुआ बड़े लेवल पे। बड़े लेवल पे जब हम इमेज देखते हैं, माइक्रोस्कोप में आप छोटा देखते हैं ना, पत्ते का आपको एक एक वो दिख जाती है, पूरी डिटेल दिख जाती है, वो माइक्रो आप माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। मैक्रो में आप पूरा पेड़ देख रहे हैं, उस पे पत्ते लगे हैं, फूल लगे हैं, ऑल दैट इज अ मैक्रो थिंग। अब इसका कंपैरिजन मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल मार्केट्स स्टडी कर रहे हैं। हमने किया ना मार्केट इक्विलिब्रियम, कैसे किया? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू। वो थी, हमने इंडिविजुअल मार्केट्स की बात की। लेकिन जब मैं पूरी इकोनॉमी की बात करूंगी, वो स्टडी हो जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। वहां पे अगर आपको याद हो तो हमने नेशनल इनकम स्टडी किया, जीडीपी स्टडी किया, जीएनपी स्टडी किया, एनएनपी स्टडी किया। तो वो क्या था? मैक्रो था। हम लोग इकोनॉमिक्स में जो मैं आपके साथ अभी डील कर रही हूँ, उसमें माइक्रो एंड मैक्रो ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कम वक्त में ज़्यादा स्टडी करना होता है, अदरवाइज पूरे पूरे पेपर्स होते हैं। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे स्टडी की है, उसमें पूरे पेपर्स होते हैं। तो इंडिविजुअल मार्केट, पूरी इकोनॉमी की बात। अच्छा, माइक्रो में मैंने स्टडी किया प्राइस इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड। और दूसरी तरफ मैक्रो में मैंने क्या स्टडी किया? इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल। इंटरेस्टिंगली आप इन्फ्लेशन भी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या था? मैक्रो। और प्राइस इक्विलिब्रियम क्या था? वो था माइक्रो। अब आप इंडिविजुअल लेबर मार्केट स्टडी करते हैं, सपोज कोई स्पेसिफिक मार्केट को स्टडी करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। लेकिन जब हम पूरी इकोनॉमी की
एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होंगे। फिर एक इंडिविजुअल का कंज्यूमर बिहेवियर हम स्टडी कर रहे हैं सपोज, तो हम अगेन वी आर टॉकिंग माइक्रो। बट जब मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करूंगी, याद है लास्ट टाइम में जब इन्फ्लेशन में बात कर रही थी तो मैं कह रही थी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन माय पोटेंशियल जीडीपी। एक मैंने चार्ट में आपको दिखाया था ये। तो उस टाइम मैं क्या देख रही थी, एग्रीगेट डिमांड। जब मैं एग्रीगेट डिमांड की बात कर रही थी तो मैं मैक्रो बात कर रही थी। ओके, सो दिस इज हाउ वी स्टडी। जैसे सप्लाई ऑफ गुड की बात कर रही हूं और मैं पूरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात कर रही हूं, तो ये डिफरेंस माइक्रो वर्सेस मैक्रो का डिफरेंस है। इज इट क्लियर? आर यू विद मी सो फार? Yes, ma'am. अभी हमने कुछ भी खास नहीं बात की, हमने सिर्फ कहा कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। क्यों हमको उसको स्पेसिफाई करना पड़ा? क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोग एक की जगह दूसरा यूज कर लेते हैं। जब आप इंडियन इकोनॉमी कहेंगे तो आप इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं कहेंगे, इंडियन इकोनॉमी की बात है, यूएस इकोनॉमी की बात है। लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हैं इन्फ्लेशन, आप स्टडी कर रहे हैं प्राइस मैकेनिज्म, तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, फिर हमने कहा माइक्रो वर्सेस मैक्रो, छोटा वर्सेस बड़ा। जैसे मैंने प्राइस, एक गुड की प्राइस इक्विलिब्रियम की बात की, माइक्रो में बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने पूरे देश की इन्फ्लेशन की बात की तो वो मैं मैक्रो की बात कर रही हूँ। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। याद रखिए अब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी के प्लूरल आए या कुछ आए, हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी हो सकती है कैपिटलिस्ट, इकोनॉमी हो सकती है सोशलिस्ट, इकोनॉमी हो सकती है मिक्स्ड। हमने कहा कि 3 बेसिक फंक्शन हमको पूरे करने हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। और ये फंक्शन पूरे करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं डिफरेंट देशों में। फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका की बात करते हैं, सो दैट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट? Capitalist economy is a market-based economy. It is a free market economy. एक वर्ड होता है लेसस फेयर, LAISSEZ, लेसस फेयर, FAIRE, लेसस फेयर। ये वर्ड यूज किया जाता है फ्री इकोनॉमी के लिए, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है एंटरप्राइज पे, वो लेसस फेयर होती है, मार्केट बेस्ड होती है, कैपिटलिस्ट होती है। ऐसी इकोनॉमी में क्या होता है, लोग फ्रीली गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस के थ्रू डिटरमिन करके एक्सचेंज करते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती कि क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, किस रेट पे प्रोड्यूस होगा, किसके लिए होगा, ये सब मार्केट फोर्सेस तय करते हैं। नेक्स्ट है सोशलिस्ट और कमांड बेस्ड इकोनॉमी। ये मैं टर्म्स अलग अलग इसलिए यूज की हूं क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन मैंने देखा इन्होंने कमांड बेस्ड इकोनॉमी वर्ड यूज कर लिया। कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब यही है सोशलिस्ट इकोनॉमी। कमांड बेस्ड मतलब कि कोई ऊपर से आदेश दे रहा है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कंट्रोल कर रही है, प्रोडक्शन लेवल कितना होगा, प्राइस कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी सामान की, ये सब कोई डिसाइड कर रहा है अदर देन सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस, वो गवर्नमेंट है। तो जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हम कर रहे हैं वो कमांड बेस्ड इकोनॉमी है, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। थर्ड टाइप है मिक्स्ड इकोनॉमी। और एक बात याद रखिए, एट द एंड ऑफ द डे ऑल इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमी, सिर्फ डिग्रीज फर्क फर्क होती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म की तरफ टिल्टेड हैं तो आप कैपिटलिस्ट कह दिए जाते हैं, आप बहुत ज्यादा सोशलिस्ट की तरफ टिल्टेड होते हैं तो आप सोशलिस्ट कह दिए जाते हैं, क्योंकि हर एक में
दूसरे का थोड़ा टिंच रहता है। कैपिटलिस्ट में भी गवर्नमेंट का कुछ रोल रहता ही रहता है। सोशलिस्ट में भी प्राइवेट का कुछ रोल रहता ही रहता है। थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जो बेसिकली कोशिश कर रहा है बैलेंस करने की गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइज को, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी। सोशलिस्ट में आप एग्जांपल किसका ले सकते हैं? यूएसएसआर अपने आप को एक सोशलिस्ट इकोनॉमी कहता है। एक्सट्रीम में चले जाते हैं तो चाइना हम लोग कम्युनिस्ट कहते हैं। नॉर्थ मिक्स्ड कोरिया। इकोनॉमी में हम अपने आप को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं हमने तो मोटा मोटा बैलेंस वॉक, टाइट रोप वॉक कर रहे हैं। हम बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट फोर्सेस को। और हर कंट्री में ये डिग्री ऑफ स्टेट इन्वॉल्वमेंट वेरीज। हम तो कहते हैं कि हम इसको ऑलमोस्ट इवन रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, टिल्ट चेंज होता रहता है, लेकिन वो मैं अभी आपसे बात करती हूँ उस बारे में। लेकिन दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग। सॉरी सर, यू आर सेइंग समथिंग। हेलो। Okay. Now, features of different economy. Here we have the capitalist, socialist, and mixed economies. The basic features in these three. Features पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। फीचर्स पे ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, तो लेट्स सी क्या हो रहा है। ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 8 पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखने के हैं। अभी तक एक्चुअली जो कुछ भी पढ़ाया सब याद रखना है, लेकिन ये आपको याद रहेंगे तो आप इसके ऊपर एस्से टाइप आंसर भी बिल्ड कर पाएंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज ownership of means of production in capitalist economy is in private hands. प्राइवेट लोगों के पास ओनरशिप है। सोशलिस्ट में ये ओनरशिप कहाँ चली जाती है? पब्लिक में। It goes to the whole public, and the public is basically getting represented through the government, so the government controls. And in mixed, what is happening? They are coexisting. Private and public ownership is coexisting. We are talking here of means of production. ठीक है? आपके पास एक अदानी भी है, आपके पास PSUs भी हैं, रेलवेज भी है, आप मिक्स्ड इकोनॉमी है। देन इकोनॉमिक मोटिव, हम प्रोडक्शन कर क्यों रहे हैं? कैपिटलिस्ट में एक ही मोटिव है, प्रॉफिट। प्रॉफिट ड्राइव्स, इट्स अ प्रॉफिट ड्रिवन मार्केट। प्रॉफिट इज द ड्राइवर। और सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर, वी आर थिंकिंग ऑफ द गुड ऑफ द पब्लिक। देन okay, in mixed, of course, social and profit motive coexist. Now the central problems, how are they getting solved? फ्री मार्केट सिस्टम में बस डिमांड एंड सप्लाई सॉल्व करते हैं, वही डिसाइड करते हैं, वही सॉल्व करते हैं कि कैसे कोई भी इशू रिजॉल्व होगा। डिमांड बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, टेक्नोलॉजी चली गई, अचानक डिमांड आ गई, प्रोडक्शन हुई नहीं। एवरीथिंग इज worked on by the demand and supply forces. And capitalism, who had brought it in? Adam Smith. He was the first proponent of free economy, father of modern economics. We are talking of late 19th century here. So he had brought it in.
and he had talked of an invisible hand. जब वो इनविजिबल हैंड कह रहा था तो वो कह रहा था कि एक हाथ है जो दिखता नहीं है, ये हाथ है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस का, वही पूरा मार्केट का सॉल्यूशन निकालेंगे। सोशलिज्म में क्या होता है? देयर इज अ सिस्टम ऑफ प्लानिंग, देयर इज अ सेंट्रल प्लानिंग, and that planning decides how much to produce, for whom to produce, and actually what to produce. आपकी भी 5 year plans होती थी। 1952 onwards we used to have 5 year plans, और इसमें हम प्लानिंग करते थे कि कैसे हम करेंगे। आजकल हम नहीं ये सिस्टम फॉलो करते। मिक्स्ड में क्या होता है? सेंट्रल प्लानिंग प्लस फ्री मार्केट, बोथ हैव टू ऑपरेट। नाउ द government's role in capitalism is as a regulator for a limited area only. कहाँ पे होगा इसका गवर्नमेंट का रोल? डिफेंस में, एंड टू सम एक्सटेंट in health, maybe running the country, the government. Otherwise, no, the market play will decide. सोशलिज्म में उनका पूरा रोल रहेगा। आप अचानक नॉर्थ कोरिया की बात करिए, एवरीथिंग इज सेंट्रली कंट्रोल्ड। मिक्स्ड में क्या होगा? लिमिटेड रोल आ जाएगा। नाउ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें देखिए मोटा मोटा आपके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स में आगे लूंगी, लेकिन यहां पे वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटलिज्म में हम कहते हैं अनइक्वल होगा नेचुरली। अनइक्वल क्यों होगा? कि जो मार्केट में, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रॉफिट ड्रिवन, तो मोनोपलीज आ सकती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मोनोपलीज आ सकती हैं तो उसके पास कंट्रोल ज्यादा होगा, तो इनकम इनइक्वालिटी कैन कम इन। But the problem is, even in other systems it can come, but as a demerit we generally talk of capitalist economy as showing the signs of inequality. सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि इक्वल होगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और मिक्स्ड वाले कहते हैं कि भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं इनइक्वालिटी कम से कम हो। बट रियलिटी क्या है? इंडिया में ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी पे रिपोर्ट है, जिसमें वो कहते हैं top 10% have almost, they have more than 70% wealth. And top 30% has more than 90% wealth इंडिया में। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है 23 की। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट हम कहते हैं कि मिक्स्ड इज लेस अनइक्वल। अब नेचर ऑफ एंटरप्राइज कैसा होगा? नेचुरली कैपिटलिस्ट में प्राइवेट होगा, सोशलिस्ट में गवर्नमेंट होगा, मिक्स्ड में दोनों होंगे। इकोनॉमिक फ्रीडम, कैपिटलिस्ट में कंप्लीट फ्रीडम, सोशलिस्ट में लैक ऑफ फ्रीडम, और मिक्स्ड में कंट्रोल्ड। कैपिटलिज्म की मेजर प्रॉब्लम हम मानते हैं इनइक्वालिटी। सोशलिज्म की मेजर प्रॉब्लम मानते हैं इनएफिशिएंसी। क्यों इनएफिशिएंसी क्यों होती है? जब मुझे खाना मिल ही जाएगा, मैं मेहनत करूं ना करूं, मुझे कोई रोटी दे ही देगा। ज्यादा पैसा मैं अपने पास रख नहीं सकती क्योंकि वो बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं कहूंगी मैं क्यों ज्यादा कष्ट करूं भाई। तो लोग इनएफिशिएंट हो जाते हैं। प्रमोशन के लिए कहते हैं 5 साल बाद मिलेगी, 4 साल बाद अपने आप मिल जाएगी। ये तो है नहीं कि मैं ज्यादा इनोवेशन कर रही हूँ, ज्यादा मेहनत कर रही हूँ तो मुझे कोई पहले मिल जाएगी। तो ऐसे सिस्टम में क्या होता है? इनएफिशिएंसी आती है। मिक्स्ड में अब नेगेटिव्स अगर देखने जाएंगे तो इनइक्वल भी होगी,
और इनएफिशिएंट भी हो सकती है। इनइक्वल मैंने आपको बता दी। इनएफिशिएंट कैसे हो सकती है? याद है इंडियन एयरलाइंस, टू सम एक्सटेंट रेलवेज, टू सम एक्सटेंट एमटीएनएल कैसे काम करते थे, कैसे दूरदर्शन, of course you people are very young, but there was Yes. a time when there was only Doordarshan. Monopoly. They had a monopoly there. And उसमें क्या था उनको कि हमारे अलावा तो कोई है नहीं, ये लोग जाएंगे कहाँ? हम इनको पूरा दिन कृषि दर्शन भी दिखाते रहे तब भी देखते रहेंगे। तो इनएफिशिएंसी, नया आइडिया ही नहीं आया। वीक में एक दिन चित्रहार दिखाओ और खत्म। तो उससे क्या हो गया कि दे स्टॉप्ड ग्रोइंग एंड लर्निंग। इसलिए जब दूसरे लोग अलाउ किए गए, दूसरे प्लेयर्स, तो ये इमीडिएटली लूज कर गए। आज एमटीएनएल कहाँ है? ऑलमोस्ट कुछ नहीं है उसके पास, खाली बैठा है। आज इंडियन एयरलाइंस इधर उधर मर्ज होता है। आज दूरदर्शन कॉम्पिटिटिव नहीं है सोनी के साथ, कलर्स के साथ, रिपब्लिक के साथ, सीएनबीसी के साथ, किसी के साथ भी नहीं है। टिल जो आपको 26 जनवरी में सिर्फ वही दिखाया जाए तो आपको चुपचाप देखना है, और वो कहेंगे कि हम ही सप्लाई करेंगे पूरी इंफॉर्मेशन हर चैनल पे। तो आप जो भी न्यूज़ देखते हैं, आपको ऊपर देखते हैं, ऊपर लिखा होता है कर्टसी दूरदर्शन, ऊपर लिखा आता है 26 जनवरी पे, तो वो सप्लाई करते हैं, या लोकसभा और वो जो देते हैं। दैट्स ऑल। ओके, नाउ कैपिटलिज्म का मेन फीचर है प्रॉफिट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कंज्यूमर सॉवरेनिटी है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, कंपटीशन है, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी है। नटशेल। अभी तक मैं एज्यूम कर रही हूं कि आपको तीनों समझ आ गए। मैं और डिटेल में जा सकती हूं, लेकिन टाइम इज अ ह्यूज। आज आपकी लंबी होने वाली है क्लास, पहले ही बता दूं। लेकिन प्रिपेयर्ड रहना, लंच डिनर विनर साथ रख लेना। न्यू ईयर में कुछ स्पेशल मिल रहा है तब भी अपने पास रख लेना प्लेट। ये समझ आ गया? प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी क्या है? कंज्यूमर इज द किंग। महात्मा गांधी ने कह दिया था, ग्राहक भगवान है। ठीक है, वो किंग है। कैपिटलिज्म में पक्का है, एक ग्राहक नाराज हो गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सोशलिज्म में तो उसके पास चॉइस नहीं है, यहाँ पे बहुत चॉइस है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, आप आज एक खोल रहे हैं कल दूसरा खोल सकते हैं, और आसानी से आप मूव कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। कंपटीशन अलाइव है, जिंदा कंपटीशन है, और हर टाइम फोर्सेस आपस में एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, और कौन जीतेगा? जो बेस्ट होगा। इनकम इनइक्वालिटी यस आ सकती है, आराम से आ सकती है। क्यों आएगी? क्योंकि जो अच्छा है वो बड़ा बनेगा, जो ज्यादा इनोवेट करेगा, जो ज्यादा टेक्नोलॉजी लाएगा, जो जल्दी चेंजेस करेगा, वो ज्यादा ग्रो करेगा। कैपिटलिज्म के मेरिट्स, अगेन क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये जानने जरूरी है। कीप प्राइसेस इन चेक। क्यों प्राइसेस चेक में क्यों रहेंगे? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस उनको बैलेंस में ले आएंगे। रिसोर्सेज यूज्ड एफिशिएंटली, क्यों? बिकॉज आई हैव माई प्रॉफिट मोटिव। नेक्स्ट वाले पॉइंट में मैं कह रही हूं आई एम फोकसिंग ऑन प्रॉफिट, एंड बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन प्रॉफिट आई विल यूज द रिसोर्सेज एफिशिएंटली। The resources will naturally and always be used efficiently. अगर आप जानते हो तो बहुत ज्यादा कहा जाता है कि जो मालिक है कभी नहीं छोड़ेगा प्राइवेट एंटरप्राइज में।
अगर आप लाइट जलती छोड़ के चले गए, पानी खुला, आई एम टॉकिंग एट अ माइक्रो लेवल, पानी आपने खुला छोड़ दिया ट्री में, दुकान में, कहीं भी, तो वो कहेगा निकल जा भाई, क्या कर रहा है, बिकॉज ही इज कॉस्ट कॉन्शियस. देन he promotes innovation. क्यों? Because he is cost conscious, because he has profit objective, because he wants to attract the customer, because he knows customer is the king. तो he promotes innovation, new technology. वो उसको बढ़ावा देता है, वो उसको प्रमोशन देता है, और जो व्यक्ति नया आइडिया लाता है वो उसको सैलरी ज्यादा देता है. वो R&D करता है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है. क्रिएट्स वेल्थ ऑटोमेटिकली. अंबानीज बनते हैं, क्रिएट वेल्थ. एक देश की पूरी इकोनॉमी चला सकते हैं ये लोग, उससे बड़े हैं वो. दे आर सो बिग. देन मैक्सिमाइज एग्रीगेट वेलफेयर. नाउ दैट इज अ डिबेटेबल पॉइंट. मैक्सिमाइज एग्रीगेट वेलफेयर कैसे? वेलफेयर कहां से आ जाएगा? जब आप एफिशिएंटली काम करेंगे, प्रॉफिट लाएंगे, अच्छे काम को प्रमोट करेंगे, उसको प्रमोशन भी देंगे, सैलरी हाइक भी देंगे, एफिशिएंसी इंश्योर कर रहे हैं और प्राइसेस को चेक में रख रहे हैं, तो लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा, उनको चॉइसेस मिलेंगे. जो नेक्स्ट पॉइंट में अलग से आ गया. इट एनकरेजेस कंज्यूमर चॉइसेस एंड इट फैसिलिटेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहां से आ जाएगी? क्योंकि everyone is trying to do the मैक्सिमम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं. आप हो सकता है एक की जगह 2 शिफ्ट कर लें, 2 की जगह 3 कर लें शिफ्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. एज अ बैंकर व्हेन आई यूज्ड टू विजिट फॉर लोन्स, बहुत सारे एंटरप्राइजेस में चाहते थी. बिलीव मी, जो भी अच्छे हैं, दे वर्क अराउंड द क्लॉक. देयर आर 3 and 4 शिफ्ट्स. वो रात को भी बंद नहीं करते, because they want to use their resources in an optimum manner. Okay? अब आ जाओ डीमेरिट्स पे. हेलो, सो तो नहीं गए? नहीं No, मैम. ma'am. यू आर विद मी? Yes, ma'am. एक मेरे प्रोफेसर थे, वो उनको लगता था बीच बीच में हम सो रहे हैं तो ही विल कम एंड से गॉड इज इन हेवन. एक दिन आके मुझे टैप करके सिर पे बोला. आई जस्ट लुक्ड अप, आई सेड क्या हो गया सर? तो ही सेज गॉड इज इन हेवन. आई सेड आई एम श्योर ही मस्ट बी देयर. तो बोला एज फार एज ही इज देयर ना, तो तुझे उन सब चीजों को बॉदर करने की जरूरत नहीं, तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे. जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग एंड कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम सेइंग. फॉरगेट एवरीथिंग एल्स. बी फोकस्ड. ठीक है? सो बी फोकस्ड. गॉड इज देयर. ही इज टेकिंग केयर ऑफ रेस्ट ऑफ द थिंग्स. सो कम बैक टू क्लास. डीमेरिट्स. सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोनोपलीज. ये तो आपको पहले ही आता था. मोनोपलीज बन सकती हैं, बन जाती हैं. क्यों बन जाती है? कंसंट्रेशन हो जाती है वेल्थ की, पावर की, कैपेसिटी की. एंड देन मोनोपली बन जाती है तो देन क्या होता है? नॉट फॉर पब्लिक गुड. आप जो काम करते हैं लोगों की भलाई के लिए करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं. ये एक प्रॉब्लम हो सकती है. इंफॉर्मेशन असिमेट्री. सबको जो इंफॉर्मेशन रहती है बराबर नहीं रहती. हमने कहा था परफेक्ट कंपटीशन, वो रहता ही नहीं. याद है हमने एक पढ़ाई की थी पहले, वंस अपॉन अ टाइम, परफेक्ट कंपटीशन की बात की थी हमने, जब मोनोपलीज एंड सब पढ़ रहे थे तो हमने परफेक्ट कंपटीशन भी पढ़ा था. Yes, ma'am. अब यहां पर क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं रह जाती, असिमेट्री आ जाती है. जिसके पास मोनोपली है वो इंश्योर करना चाहता है कि आप तक इंफॉर्मेशन सही पहुंचे ही नहीं. क्यों?
क्योंकि इवन जो मीडिया है उसको भी वो खरीद लेता है। अब आपके जो बिजनेस हाउसेस हैं वो मीडिया चलाने लगते हैं, तो वो मीडिया कैसे चलाएंगे? उस तरह से जो उनको सूट करता है। तो इंफॉर्मेशन असिमेट्री हो जाती है। फिर क्या है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। टॉप 30% लोग 90% से ज्यादा वेल्थ रख के बैठ जाते हैं। ये मैं डीमेरिट बता रही हूँ कैपिटलिस्ट का, जबकि मेरे अपने देश में हो गया है ये प्रॉब्लम। लेकिन असली में ये डिमेरिट किसका है? कैपिटलिज्म का। तो इनइक्वालिटी हो गई इनकम की। फिर अनएथिकल प्रैक्टिस। अनएथिकल क्यों? मुझे पावर चाहिए भाई, मेरी मोनोपोली है भाई, मुझे पब्लिक गुड के लिए काम नहीं करना भाई। इंफॉर्मेशन आपके पास है नहीं भाई, इनइक्वालिटी इनकम की है, तो मैं जो मर्जी करूं, अच्छा हो या बुरा, आपके पास कौन सी चॉइस है? तो मैं अनएथिकल काम करने लगती हूँ। इसको क्या कहते हैं? कट थ्रोट कंपटीशन आ जाता है। सही मानों में कट थ्रोट कंपटीशन आ जाता है। कट थ्रोट का मतलब क्या है? एक व्यक्ति दूसरे का गला काटने को तैयार रहता है जीतने के लिए, तो कट थ्रोट हो जाता है। एंड में क्या है? अनइवन प्लेइंग फील्ड। अनइवन प्लेइंग फील्ड मतलब जो मेरा और आपका काम करने के लिए एक कॉमन ग्राउंड है वो बराबर नहीं रहता, हम दोनों के लिए अनइवन हो जाता है। मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, आपके लिए बहुत खराब। जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जिसके पास पैसा है, उसके पास ऑप्शन चॉइस ज्यादा है। वो देश में पढ़ सकता है, वो विदेश में पढ़ सकता है, वो डिमांड कर सकता है नौकरी, वो अपने फादर की फैक्ट्री में जा सकता है, वो अपने रिलेटिव्स के पास जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। बिकॉज ही हैज द राइट डिग्रीज, बिकॉज ही हैड द एक्सेस टू राइट इंफॉर्मेशन। आपको पता ही नहीं जॉब अवेलेबल है, उसको पता है, वो जाता है, आपको कुछ नहीं पता। आप चले भी जाते हैं तो वो किसी भी बैरियर की वजह से, आपके स्टेटस की, आपकी लैंग्वेज की, या आपकी यूनिवर्सिटी की, उसको देख के वो कहता है नहीं भाई मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे तो वो वाला व्यक्ति चाहिए जो वहां से हार्वर्ड से पढ़ के आया, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है। सबको तो स्कॉलरशिप मिलती नहीं, बाकियों के पास पैसा नहीं होता, तो अनइवन प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। दिस इज कैपिटलिज्म का डीमेरिट। अब चलो कमांड बेस्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या हो रहा है? एक लीड कर रहा है, बाकी उठा के फॉलो कर रहे हैं। यस सर। कंप्लीटली डिटर्मिन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी। एक बाकी को निर्देश दे रहा है। एक का मतलब एक बंदा जरूरी नहीं है, एक फॉर्म, एक गवर्नमेंट में भी, एक ऑर्गेनाइजेशन। दे आर लीडिंग द रेस्ट, रेस्ट आर फॉलोअर्स। So the decision is centralized. फीचर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए तीनों के, इसलिए मैं इस बार दोबारा नहीं लाई। और मेरिट्स, प्राइस कंट्रोल्ड रहेगा, गरीब को आराम से खाना मिलेगा, दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। भूखा कोई नहीं सोएगा। एम्प्लॉयमेंट विल बी अश्योर्ड। जस्ट अ सेकेंड। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कैसा काम, दैट इज डिबेटेबल। हो सकता है अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट है आपके पास, आप खुश हैं कि आपके पास काम है। जैसे मनरेगा में 100 दिन का काम आपको देना है, 150 दिन का काम आपको देना है। वो काम कैसा है दैट इज अ सेपरेट इशू, बट काम आपको देना है। देन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी,
Your whole premise of work is social justice and equality. You are reaching a egalitarian society. तो आप चाहते हैं न्याय हो, सोशल न्याय सबको मिले, इक्वालिटी हो, आप और मैं बराबर अनइवन लेवल पे नहीं हो, हम बराबर, हमको मौके मिले. देन प्लान यूज ऑफ रिसोर्सेस. आप बाकायदा प्लानिंग करके सोच समझ के अपने रिसोर्सेस को वहां लगाते हैं जहां से बेस्ट रिटर्न आ सकती है, जहां से लोगों का ज्यादा भला हो सकता है. आप किस लिए काम कर रहे हैं? फॉर पब्लिक गुड, लोगों के भले के लिए. तो ये एक बहुत बड़ा मेरिट होता है. एक मैंने पॉइंट लिखा है, प्रिवेंट्स क्रिएशन ऑफ आइलैंड्स ऑफ वेल्थ. आइलैंड्स ऑफ वेल्थ, दूर दूर पे 2 4 5 10 15 लोग सारी वेल्थ लेके ना बैठे, इसको रोकने के लिए सोशलिज्म. देन अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना करें, इसको कंट्रोल करने के लिए सोशलिज्म. ये बेसिकली आपको याद करने हैं. एक बार क्लैरिटी आ गई क्या है तो आपको याद करना आसान होगा. ये वाले क्वेश्चंस आप तैयार करेंगे एस्से टाइप के लिए, जहां पे भी आपको काफी लिखने का मौका मिले, ये क्वेश्चंस आपको फटाफट पिक कर लेने हैं, बिकॉज स्काई इज द लिमिट. एक बार आपको क्लैरिटी आ गई तो. अब डीमेरिट्स क्या है? वही प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. एक बड़े आका है, एक बड़ी लॉबी है, वो आपको पूरा कंट्रोल कर रही है, वो आपको पूरा गाइड कर रही है, उसको सब डिसाइड करना है. तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. प्रॉब्लम क्या होती है सेंट्रलाइजेशन में? इनएफिशिएंसी आती है. वो हमारा लास्ट पॉइंट नीचे दिख ही रहा है, जनरल इनएफिशिएंसी. क्यों? टाइम लैग. आप पहले धीरे धीरे ऊपर तक अपनी प्रॉब्लम पहुंचाएंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर से नीचे पहुंचते पहुंचते जब तक आपके पास सोल्यूशन आएगा तब तक वो खत्म ही हो जाएगा, वो मौका ही खत्म हो जाएगा. सो कंसंट्रेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज रेड टेपिज्म. रेड टेपिज्म क्या है? लाल फीताशाही. रेड टेपिज्म, आप चीजों को डिले करते हैं. एक आपने सीरियल, अगर आई डोंट नो, इट वाज अ वेरी गुड वन, ऑफिस. एक बहुत खूबसूरत आता था टीवी पे, और उस पे भी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ऑफिस. पंकज कपूर होता था उसमें. वो रेड टेपिज्म की बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट एज इज दिखाता है. उसकी शायद एक पिक्चर भी बनी थी. देन रिस्ट्रिक्टेड कंज्यूमर चॉइसेस. कैपिटलिज्म में क्या था? इनोवेशन, न्यू आइडियाज, इन्वेंशंस. यहाँ क्या है? गवर्नमेंट सेंट्रली डिसाइड कर रही है और थोड़ी बहुत चीजें आपके लिए बनाएगी. कोई आपके लिए मैगी नहीं बनाने वाला, कोई आपके लिए पास्ताज अलग अलग तरह के, अलग अलग फ्लेवर के, सीरियल्स अलग अलग फ्लेवर के नहीं बनाने वाला. यहाँ क्या होने वाला है? रोटी दाल चावल. आई एम जस्ट गिविंग इन एज अ क्रूड एग्जाम्पल. तो आपके पास चॉइसेस कम हो जाएंगे. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो इंसेंटिव फॉर एक्स्ट्रा और हार्ड वर्क. कोई फर्क नहीं पड़ता आप ज्यादा काम कर रहे हैं या कम काम कर रहे हैं. मैं अपने बैंक में बैठ के रात को 2 बजे तक काम कर रही हूँ, दूसरा व्यक्ति जो है 5 बजे बैग उठा के चला जाता है. लेकिन सपोज प्रमोशन एक फिक्स पीरियड पे ही होनी है, तो उसको भी 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल जो भी सेट होगा उसमें मिल जाएगी, मुझे भी उतने में ही मिलेगी. देन व्हाई एम आई काइंड ऑफ किलिंग माई सेल्फ? ये लोगों के दिमाग में फीलिंग आएगी. तो क्या होगा? इंसेंटिव नहीं रहेगा ज्यादा मेहनत का, और जनरल इनएफिशिएंसी हो जाएगी. ये मैंने एमटीएनएल, इंडियन एयरलाइंस आपको एग्जांपल दिया ही था, जिनमें ये प्रॉब्लम फेस हुई. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we move on to mixed economy.
एग्जाम्पल जो मैं आपको पिक दिखा रही हूँ उसमें क्या हो रहा है, एक व्यक्ति दूसरे को पूरी लैडर को उठा के खड़ा है, सपोर्ट कर रहा है ताकि बाकी लोग भी धीरे धीरे क्लाइम कर सके। मिक्स है, एक तो शायद गवर्नमेंट है, दूसरा प्राइवेट एंटरप्राइज है, उस सारे मिल के इकट्ठे आगे बढ़ रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं हम? कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के गुड पॉइंट्स को इकट्ठा लाके मिक्स्ड इकोनॉमी बना के आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो फीचर्स उसमें दोनों के रहेंगे, प्राइवेट के भी और पब्लिक वाले भी। अब मेरे देश में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों चुनी थी? मैंने कहा था मैं आपको बाद में इसके थोड़ी डिटेल बताऊंगी। तो क्या हुआ, मेरा देश आज़ाद हुआ 1947 में। हमने पहले ही ये माना है कि ब्रिटिशर्स ने मेरे देश की जो एक सोने की चिड़िया थी उसको, दे रिड्यूस्ड इट टू अ लेवल वेयर वी वर लाइक स्टैंडिंग विद बेगिंग बोल्स। हमारे पास कुछ नहीं था। जब हम आज़ाद हुए हमारे पास कुछ नहीं था, और जो शायद थोड़ा बहुत बच जाता वो भी उन्होंने इंश्योर किया, पार्टीशन ऐसी की जिसमें इतनी मार काट सब हो गई, इतनी तबाही हो गई कि तो जो कुछ बचा था वो भी एक तरह का खराब हो गया। आपसी दंगे में वो भी खराब हो गया। अब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास एंटरप्राइज नहीं थे, हमारे पास ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। हमारी वो क्या होती है, लॉन्जिविटी जो लाइफ की थी वो भी इतनी कम थी। 32 साल की भी एवरेज हमारी एक्सपेक्टेड एज नहीं थी उस टाइम। इनकम हमारे पास कुछ नहीं थी, आइडियाज नहीं थे। ऐसे टाइम में सपोज हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ले आते तो क्या करते, मर जाते, लोग भूखे मर जाते। अगर हम कहते कि हम पूरा सोशलिस्ट इकोनॉमी बना लेते हैं तो क्या होता? सोशलिस्ट बनाने के लिए हमको जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनकी सपोर्ट नहीं मिलती, हम उनकी भी सपोर्ट चाहते थे। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि हम एक अंग्रेजी में कहते हैं वी वर फाइंडिंग आवर फीट, वी वर फाइंडिंग आवर फीट इन द होल वर्ल्ड, होल ग्लोबल इकोनॉमी। हमको देखना था हम किस तरफ ज्यादा झुकें, अमेरिका की तरफ, रशिया की तरफ, चाइना की तरफ। तो हमने क्या सोचा, द मिडिल पाथ। हम जनरली एज ए कंट्री मिडिल पाथ सोचते हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हो कुछ हो, हम मिडिल पाथ फॉलो करते हैं। तो हमने कहा क्यों नहीं हम ऐसा ही सिस्टम यूज करें जिससे कोई भी हमसे नाराज भी नहीं हो और हमको बेनिफिट्स सबके मिल जाए, कैपिटलिज्म का भी मिल जाए, सोशलिज्म का भी मिल जाए। और जहां तक संभव हो गवर्नमेंट प्लानिंग करे कि कैसे आगे बढ़ना है। और जो थोड़े से टाटा बिरला ऐसे ही थे दो चार, इन लोगों की मदद भी ले ली जाए, क्योंकि रिसोर्सेज और आइडियाज इनके, एंटरप्राइज इनसे हम पा सकते हैं, तो इनकी भी सपोर्ट ले जाए। तो ये लोग एयर इंडिया और वो सब लेके आए, टाटा ने एयरलाइंस चलाई, तो वो ले आए। तो जिसके पास जो काबिलियत थी उसको मिक्स करके हमने 1947 में जब शुरू किया तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी शुरू की। लेकिन हमारा ज्यादा टिल्ट किस तरफ था? लेफ्ट की तरफ, सोशलिज्म की तरह। क्यों? लोग बहुत गरीब थे, बहुत बुरी हालत थी, और हमको पहले उद्धार भी करना था। वी हैड टू ब्रिंग अप पीपल टू अ सर्टेन लेवल। एक कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए था लोगों को पहले, इसलिए हम सोशलिज्म की तरफ ज्यादा टिल्ट थे, लेकिन हम मिक्स्ड इकोनॉमी में ही थे। लेकिन धीरे 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 बहुत बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते करते 1991 में, ये एक लैंडमार्क ईयर था, हम ऐसे स्टेज पे पहुंचे कि हमने कहा कि नाउ वी आर रेडी फॉर लिबरलाइजेशन। हमने अपनी मार्केट को ओपन किया एक लार्ज एक्सटेंट तक, और इवन फॉरेन एक्सचेंज को हमने बहुत हाई लेवल तक, करंट अकाउंट में तो 100% फ्री कर दिया, कैपिटल अकाउंट में पार्शली फ्री कर दिया, उसको भी हमने फॉरेन एक्सचेंज को भी फ्री कर दिया। मार्केट इकोनॉमी की तरफ
हमने कदम उठाने शुरू कर दिए। तो अब 91 के बाद हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी ये टिल्ट टुवर्ड्स कैपिटलिज्म हो गई, थोड़ी टिल्ट टुवर्ड्स राइट। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आजकल हम कैपिटलिज्म की तरफ और ज्यादा टिल्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब हमको लगता है कि धीरे धीरे हमको गवर्नमेंट का रोल रिड्यूस करना चाहिए। क्यों? लोग अब काफी सक्षम हो गए, पढ़ाई लिखाई हमारी बढ़ गई, पैसे लोगों के पास बढ़ गए और नॉलेज लोगों के पास ज्यादा है, आइडियाज लोगों के पास ज्यादा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम धीरे धीरे थोड़ा सा टिल्ट हो जाएं, इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहे और गवर्नमेंट का रोल रिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो रहे हम मिक्स्ड इकोनॉमी ही, लेकिन हमारा टिल्ट 91 से चेंज होना चालू हो गया। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी के बेनिफिट्स क्या हैं? इकोनॉमिक फ्रीडम है, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, आप अपनी चॉइस से गुड्स एंड सर्विस बना सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ओनरशिप है ही है और एग्जिस्टेंस भी है, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, कैपिटल फॉर्मेशन वो करते हैं और जब तक प्राइवेट है एंटरप्राइज तो इनोवेशन होती रहेगी, उनके पास इंसेंटिव है बेटर करने के लिए। प्राइस मैकेनिज्म कौन सा था जो हम पढ़ चुके हैं, डिमांड सप्लाई वाला, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज पर दैट, वो है ही है। क्यों है? क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइज एग्जिस्ट करता है। और दूसरी तरफ जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग के फायदे थे वो हम पूरा पूरा मिक्स्ड इकोनॉमी में उठाते हैं और हेल्दी कंपटीशन मार्केट में मेंटेन करते हैं। लेकिन एक चीज जो नहीं होने देते हैं वो क्या है? कट थ्रोट कंपटीशन, उसको हम कंट्रोल करते हैं। अब इसके भी डीमेरिट्स हैं। क्या डीमेरिट है? जैसे मैंने बताया कि टिल्ट, कितने परसेंट आप टिल्ट करेंगे, इसका कोई लेड डाउन हार्ड डिफाइंड परसेंटेज तो है ही नहीं। जिस गवर्नमेंट का जो मन करेगा वो उस तरफ ज्यादा चल देगा। तो कितना गवर्नमेंट को इंटरवीन करना है, उसकी कोई डिफाइंड नैरेटिव नहीं है। इनइक्वालिटी कितनी हो गई मैंने बता दिया, आपके अपने देश में बहुत है, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है। फिर वो तो कंटिन्यू कर रही है, वो तो एक डिमेरिट हो गया। फिर गवर्नमेंट ही फेल हो जाए फिर क्या होगा? और गवर्नमेंट गलत डिसीजन ले ले फिर क्या होगा? तो ये डिमेरिट्स है मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो आर यू कंफर्टेबल? ये जो टॉपिक था बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके देश से बहुत रिलेटेबल है, आपको जानना जरूरी था। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। Okay, then let's move forward. I am assuming you are not sleeping and you're studying and you're okay with what is happening. Now, economic goods. ये मैं टोटल इकोनॉमिक गुड्स जो प्रोड्यूस्ड है, जो मार्केट में है, उनसे रिलेटेड बात कर रही हूँ। ये आपका उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये आ चुके हैं, इसलिए मैं ये मेंशन कर रही हूँ। दो तरह के हैं, राइवल एंड नॉन राइवल इकोनॉमिक गुड्स। राइवल में एक्सक्लूडेबल्स, नॉन एक्सक्लूडेबल्स। नॉन राइवल में एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल। राइवल में एक्सक्लूडेबल क्या है? जैसे प्राइवेट गुड्स, जो मेरे पास से एक कार है वो सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं है, तो एक्सक्लूडेबल हो गई। टीवी मेरे पास है सपोज, तो वो मेरा है, किसी और का नहीं है। मैं अपना मोबाइल, ये अपना लैपटॉप यूज कर रही हूँ, तो ये मेरा है। सो दिस इज एक्सक्लूडेबल। लेकिन राइवल में नॉन एक्सक्लूडेबल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ कॉमन गुड्स हो सकती हैं, जैसे पेट्रोल सबको यूज करना है, कोल सबको यूज करना है, लेकिन जो उसका पैसा पे करेगा उसको मिल जाएगा। ये नहीं है कि ये सारा पेट्रोल मेरा हो गया, ये सारा पेट्रोल किसी और का हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो नॉन एक्सक्लूडेबल कैटेगरी में आता है।
अब चलते हैं नॉन राइवल पे। वाईफाई है कहीं पे, वाईफाई अवेलेबल है, एयरटेल का वाईफाई अवेलेबल है, तो एक्सक्लूडेबल कैसे बन जाता है? नॉन राइवल है क्योंकि किसी के लिए भी अवेलेबल है। एक्सक्लूडेबल कैसे बन जाता है? कि जो पैसा देता है उसको मिलता है भाई, अब पैसे दे दो, ले लो। नॉन राइवल क्यों है? जिसको भी लेना ले सकता है। टोल रोड्स है, अब पैसे दो, क्रॉस करो ना, मैं आपको रोक थोड़े रही हूं, इसलिए नॉन राइवल है। ये नहीं है कि अगर मुझे मिल गई टोल रोड, मैंने क्रॉस कर ली तो आप नहीं कर पाएंगे, आप भी कर पाएंगे, आप पैसे दीजिए, आप ले लीजिए, क्रॉस कर लीजिए। देन नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल क्या है? डिफेंस। आपकी जो डिफेंस है ये तो है नहीं कि एक्स के लिए है और वाई के लिए नहीं है, तो पूरे देश के लिए, पब्लिक गुड। तो ये एग्जाम्पल है नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आए हुए थे तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको कवर किया है। अगेन ये आपका आया हुआ है, ये तो बड़ा क्वेश्चन था। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज इज, जैसी है। We are studying things as they are. We are describing the facts without making value judgments or opinions. उसमें मेरा कुछ नहीं, मैं सिर्फ वही स्टेट कर रही हूं जो एक्चुअल में है। दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आई एम स्टडिंग इकोनॉमिक्स, यस, बट मैं उसमें कोई वैल्यू जजमेंट्स नहीं पास कर रही, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने आपको पिक यहाँ पे लगाया है, इसमें क्या मैं कह रही हूँ? करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 20%. Suppose I am saying this, तो I am just stating a fact. इसमें मैं कोई वैल्यू जजमेंट, कोई कमेंट, कुछ नहीं कह रही। हेल्थ स्पेंडिंग इज 25%. इट्स ओनली अ स्टेटमेंट, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। एक और स्ट्रीम है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। उसमें क्या हो रहा है? मैं वैल्यू जजमेंट दे रही हूँ, मैं अपने व्यू पॉइंट, अपनी सोच पुट अक्रॉस कर रही हूँ। I am saying how things should be as per my understanding. Then it is normative economics. Right? अब अमर्त्य सेन अगर बात कर रहे हैं, या who is that? अभिजीत बनर्जी। If they are talking normative economics. आप जानते हैं ना नोबेल लॉरियट्स। So if they were talking normative economics. They have a understanding of what should be the way forward. So they put in their own judgmental ideas. They put in their own ideas. How a country, say India, should move forward. How it can get out of the economic crisis, say Corona time mein, COVID time pe. They had come up with the idea that India needs to immediately go in for freebies, free rationing. अगर आप देखिए, उन्होंने इमीडिएटली जैसे ही कोविड शुरू हुआ था, दे हैड टॉक्ड ऑफ इट। क्यों कहा था उन्होंने कहा लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों की ह्यूज माइग्रेशन हो रही है, रूरल इकोनॉमी पे बहुत लोड आ जाएगा। सो व्हाट नीड्स टू बी डन? इमीडिएटली गवर्नमेंट्स रोल हैज टू कम इन, गवर्नमेंट हैज टू इमीडिएटली स्टार्ट सप्लाइंग मोर एंड मोर, फ्री देना पड़ेगा। और क्या हुआ था आपके देश में? फ्री राशन स्टार्ट एक्चुअल में भी हुए थे, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों ने वही सोचा, उन्होंने कहा स्टार्ट करो, और वो क्या है, वो आज भी कंटिन्यू कर रहा। ठीक है,
ऐसे ही क्या हुआ था, जब मैं आपसे बात कर रही थी, जैसे मैंने एडम स्मिथ की बात की थी, मैंने कहा उसने फ्री इकोनॉमी की बात की, लेकिन हुआ क्या, बीच में 1929 में क्या हुआ, द ग्रेट डिप्रेशन आ गया। अब द ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ, फ्री इकोनॉमी तो फेल हो गई, क्रैश हो गई मार्केट सारी, पूरी, स्पेशली अमेरिका रातों रात खत्म हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, पूरा देश तबाही पे चला गया। तो उस टाइम एक केन्जियन इकोनॉमी आई, इकोनॉमिक्स आई, केन्स, जॉन मेनर्ड केन्स। उसने क्या कहा, गवर्नमेंट का रोल लाओ भाई, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लाओ, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर लाओ। क्यों? ताकि इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को काम मिले, और काम मिलेगा तो इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो डिमांड आएगी, डिमांड आएगी तो सप्लाई आएगी। तो केन्जियन इकोनॉमिक्स आ गई थी वहां पे, नॉर्मेटिव। ओके, एंड देन एक और बात, उधर तीसरी तरफ क्या था, जो हमने सोशलिज्म की बात की थी, उस टाइम क्या हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन 1917 में आई थी। लेनिन सोशलिज्म की बात कर रहे थे। कौन से सोशलिज्म की? जो कार्ल मार्क्स ने बात की हुई थी, दास कैपिटल लिखा था उसने। उसने क्या कहा था कि टॉक ऑफ द कॉमन गुड, सो नॉर्मेटिव। पॉजिटिव क्या है, नॉर्मेटिव, मेरी, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं, मेरी सोच से कैसा होना चाहिए। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल क्या दे रही हूं मैं, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी मैक्सिमम 5%, डिफेंस स्पेंडिंग शुड नॉट गो अबव 10%, वैल्यू जजमेंट, नॉर्मेटिव। ठीक है, आज बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है, रिटेन करने की कोशिश करिए, 2-3 बार इस प्रेजेंटेशन को दोबारा देख लीजिए, जरूरत पड़े तो और देखिए। रिलेटेड स्टडी पर मेरे हिसाब से ये कंप्लीट है। नाउ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, पहले हम स्टडी करते थे 3 ही सेक्टर, हमारी जिंदगी आसान थी, हम स्टडी करते थे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। आजकल हम स्टडी करते हैं 5 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी एंड क्विनरी। तो आपको पांचों याद करने पड़ेंगे, तो आपका काम मुश्किल हो गया। प्राइमरी में आ गया एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, ये कुछ मैंने डाले। सेकेंडरी में क्या जनरली आता है, कुछ डाले हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव्स, फूड प्रोसेसिंग, क्राफ्ट्स, कंस्ट्रक्शन। टर्शियरी सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, रिटेल, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एजुकेशन, ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब टर्शियरी में। फिर एक आया, लोगों ने बाद में ज्ञान के बेसिस पे ले आए, क्वार्टरनरी। ये क्या था, नॉलेज बेस्ड कंसल्टेंसीज, रिसर्च, डेवलपमेंट। बोला गया इसको अलग कैटेगरी में डालो, ये सर्विस में नहीं चलेगा भाई, ये तो हाई लेवल चीज है। तो क्वार्टरनरी एक और सेक्टर बना दिया। फिर एक और ज्ञान आया कि जब ज्यादा डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हाई लेवल डिसीजंस, उनको एक अलग सेक्टर में डालो, क्विनरी बन गया। इसमें जो एनजीओज हैं, नर्सिंग होम्स हैं, फायर सर्विस है, पुलिस सर्विस है, ये सब हमने डाल दिया क्विनरी में। इसमें मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रही, ये आपको याद ही करने सेक्टर्स हैं। ओके, विद मी? Yes, ma'am. इसीलिए मैं वंस इन अ वीक करती हूँ, ज्यादा ज्ञान हो जाता है कई बार। चलिए, अब आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर। हम क्या कहते हैं कि हर देश में रिसोर्सेज लिमिटेड है, बार बार हम वही बात करते हैं, इसलिए हमारी कैपेसिटीज लिमिटेड हैं। कैपेसिटी जब लिमिटेड है तो हमको हर टाइम ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, या ये या ये।
जैसे आपका टाइम इस वक्त लिमिटेड है, या सीमा को सुन लें या पिक्चर देख लें, या सीमा को सुन लें या सेल्फ स्टडी कर लें, सीमा को सुन लें या आराम से खाना खा लें, या मैं वॉक पे चली जाऊं, या मैं क्या कर सकती हूँ, एनीथिंग एल्स, और आई कैन जस्ट गो ऑफ टू स्लीप, आई कैन रेस्ट. सो बेसिकली ट्रेड ऑफ करना पड़ता है लाइफ में. और किसी भी इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, बिकॉज उसके पास टोटल रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उसको डिसाइड करना पड़ता है कौन सी चीज़ कितने प्रोड्यूस करूं. यहाँ पे मैंने ये उठाया है, इसमें क्या दिखा रहा है, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. इसके ऊपर सवाल आया हुआ है, इसीलिए ये यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट्स द ट्रेड ऑफ. सपोज करो इकोनॉमी में दो ही चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, इसने स्मार्टीज एंड डम डम्स डाला है, इट कैन बी पेन्स एंड पेंसिल्स, एनीथिंग. तो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये जो आपको ए कर्व ए टू डी दिख रहा है, ABCD, ये वाला जो कर्व है ये फिक्स्ड है. इसमें क्या फिक्स्ड है, ये आपका फाइनल फ्रंटियर है, जो मैक्सिमम आप प्रोड्यूस कर सकते हो इन दो गुड्स की. जो मेरे पास टोटल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके मैं जो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकती हूँ, ये रेड लाइन है. ठीक है. अब जो मेरे को डिसीजन करना है कि क्या ज्यादा करूं क्या कम करूं, ये मेरा डिसीजन है. या मैं पूरा का पूरा ये स्मार्टीज जो है ये 50 प्रोड्यूस कर लूं, या स्मार्टीज को मैं 40 कर लूं और डम डम्स को 50 कर लूं. सो बेसिकली आई एम मेकिंग डिसीजंस. या स्मार्टीज को मैं 20 कर लूं और ये जो डम डम्स हैं ये कितने कर लिए मैंने, 70 कर लिए. ये चॉइसेस हैं मेरे पास. इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइसेस नहीं है. क्यों? क्योंकि ये मेरा फाइनल कर्व है, फाइनल फ्रंटियर है. ये मेरे टोटल रिसोर्सेज हैं और मेरे पास कुछ नहीं है. यहाँ पे मैंने दो गुड्स की हैं, आप 1000 ले लीजिए, 2000 ले लीजिए, इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड अ फिगर. हम हमेशा दो से ही रिप्रेजेंट करते हैं कि हम सपोज देश में दो ही चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन आई कैन प्रोड्यूस. आई कैन रिमेन विद इन दिस रेड लाइन. जो सवाल आया हुआ था एक 2018 में था, शायद 2018 ही था, उसमें वो पूछ रहा था कि रेड लाइन के बियॉन्ड, रेड लाइन से बाहर जाके जब मैं प्रोड्यूस करता हूं तो मैं क्या ज्यादा प्रोड्यूस करता हूं या क्या ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता हूं. तो आपको याद रखना था कि आप रेड लाइन के बियॉन्ड प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपकी पोटेंशियल ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है. और अगर आप रेड लाइन के ऊपर प्रोड्यूस नहीं करते, उसके नीचे मेरे लेफ्ट साइड पे मैं अगर कह रही हूँ तो मैं वहां प्रोड्यूस कर रही हूँ समवेयर विद इन दिस, तो आई एम लूजिंग लेस देन माई कैपेबिलिटीज. तो आई हैव टू कम ऑन दिस रेड लाइन. ये मेरा फाइनल फ्रंटियर है. जितना मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ, तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं ऑप्टिमम तो करूँ ही करूँ, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या रहेगा ए और स्मार्टीज का और डम डम्स का, वो मैं डिसाइड कर सकती हूँ एज पर डिमांड एंड सप्लाई. और फॉर द गुड ऑफ द पीपल आई कैन डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस मोर. ओके. अब आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अनदर टर्म जिस पे अभी रिसेंटली क्वेश्चन था. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मेरे पास बजट है $10 का. यहाँ पे $10 में बर्गर की कीमत है $2. तो या तो मैं $5 ले लूं, दूसरी तरफ मैं टिकट्स खरीद सकती हूँ जो मुझे लोगों के लिए चाहिए, मे बी
50 सेंट की एक टिकट आ रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? 20 टिकट्स खरीद सकती हूँ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एनी आइडिया क्या होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। नीचे हमने फॉर्मूला दिया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? रिटर्न ऑन द बेस्ट फोरगॉन ऑप्शन माइनस रिटर्न ऑन द चोजन ऑप्शन। जो मैंने चुना और जो मैंने फोरगो किया नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, उसका डिफरेंस इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप एक क्लास लेने जाते हैं, वो क्लास लेने के आपको 1000 रुपए मिलते हैं, लेकिन आपका मन है एक कहाँ जाने के लिए, किसी प्रोग्राम में जाने के लिए। वहां पे वो नाइट है, किसी की शान आया है, कोई सिंगर आया, कोई है, उसकी नाइट है। यू डिसाइड टू गो देयर। आप वहां गए और वहां आपको टिकट लग गई 5000 रुपए की। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वो 5000 तो आपके लगे ही लगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? वो जो 1000 रुपया आपने नहीं कमाया, तो 5000 प्लस 1000, 6000 रुपए हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो सवाल आया था, वो सवाल था कि गवर्नमेंट फ्रीबीज दे रही है। फ्रीबीज समझते हैं जिसको उन्होंने कहा रेवड़ी, रेवड़ी। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. फ्रीबीज दे रही है गवर्नमेंट, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन बियर करता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। कौन बियर करता है? Tax payable people जो टैक्स पे करते एग्जैक्टली जो भी टैक्स पे कर रहा है वो बियर कर रहा है ना। तो कुछ भी फ्री नहीं आता। एक अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस, नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट, and somebody somewhere is bearing that cost. Remember. Okay. Now, Kuznets curve. आज बहुत सारी टर्म्स मुझे इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, बिकॉज इन पे कुछ ना कुछ सवाल कहीं ना कहीं दिख रहा था। आई थिंक WJ कजनेट था शायद, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। आई थिंक WJ कजनेट, उसने एक ये कजनेट कर्व इंट्रोड्यूस किया। इंटरेस्टिंग उसका लॉजिक था। उसने क्या कहा, इनइक्वालिटी को मैं ले लेता हूँ वाई एक्सिस पे, इकोनॉमिक ग्रोथ को ले लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस पे। तो जब आप इनिशियली ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, मे बी लेट्स से वी आर टॉकिंग ऑफ द कंट्री, एज ए कंट्री यू स्टार्ट ग्रोइंग टिल यू रीच योर पीक ग्रोथ, द इनइक्वालिटी will go on increasing almost till the peak. In fact, उससे पहले ही उसका taper off कर रही है। तो almost till the peak, the inequality will grow. क्यों grow करेगी? याद है वो K रिकवरी वाला K, एक Yes, ma'am. हमने शो किया था साइकिल ऑफ रिकवरी में, K कर्व। कुछ Yes, ग्रो ma'am. करेगा, कुछ ग्रो नहीं करेगा। बहुत से लोग ग्रो नहीं करेंगे। तो एक हमने अभी वर्ड यूज किया, आइलैंड्स ऑफ वेल्थ हो जाते हैं।
तो क्या होगा, इनइक्वालिटी आएगी। लेकिन एक बार आप अपने पीक पे पहुंच गए, उसके बाद क्या होगा, ट्रिकल डाउन का बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट क्या मिलेगा, उसके बाद आप ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन इनइक्वालिटी ग्रो नहीं करती। क्यों? बैलेंसिंग एक्ट काम करने लग जाता है। उसमें क्या है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, आपकी इनकम बढ़ जाती है, आपकी सेविंग बढ़ जाती है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाती हैं। तो आप ही जो है कॉरपोरेट्स को प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। उससे धीरे 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 वेल्थ का जो है मूवमेंट आपकी तरफ भी होने लगता है। तो बहुत से लोग ये मान के आगे कैपिटलिज्म की तरफ जब टिल्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा और उससे क्या होगा, बैलेंसिंग एक्ट हो जाएगा। एक लेवल तक ग्रो करने के बाद बेनिफिट्स जो है दूसरी तरफ बढ़ जाएंगे। और एक उनके मन में ये भी रहता है कि आफ्टर ऑल आदमी कितने कमरे चाहता है, कितनी वेल्थ चाहता है, एक सर्टेन लेवल के बाद ही स्टार्ट्स गिविंग टू द वर्ल्ड, ऐसा मान लेते हैं वो लोग। बड़ी सिंपलिस्टिक सी ऑब्जर्वेशन है या एजम्पशन है, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, एक बार उसका पेट भर जाएगा तो वो दूसरों को देना चालू हो जाएगा और इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। ये कजनेट कर्व है, अगेन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, जिसके ऊपर एक दो सवाल देखे थे तो मैंने सोचा कि आपको दे दिया जाए। ओके, काफी डिटेल में बहुत सारी चीजें पढ़ ली। नाउ इंडिया 2023 स्टोरी। आज हम पहली बार मिल रहे हैं 2024 में। 2023 में क्या हुआ, इंडिया की क्या स्टोरी रही, क्या हाई क्या लो रहा, वो थोड़ा सा ऑन बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स इन द न्यूज़पेपर्स मैंने छोटा सा एक किया है। इसको भी अगेन आपको दिमाग में रखना है, यू कैन बिल्ड इट अप। पहली चीज क्या हुई, at 1.429 billion, India surpasses China, most populous country in the world, you're number 1 in the world। जुलाई में ही हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। ये हमारी फर्स्ट उपलब्धि है 2023 की। दूसरा, ये एल नीनो ईयर रहा। ये क्लाइमेट चेंज का एक बहुत घातक असर हमने अपने देश में बहुत देखा। क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए, बहुत जान माल, बहुत नुकसान हुआ। और दूसरी तरफ ड्रॉट्स, ड्राई पैचेस बहुत रहे, जिससे प्रोडक्शन ही नहीं हुई, अगेन बहुत नुकसान हुए। वर्ल्ड ओवर फिनोमिना है, लेकिन भारत में इसको हमने बहुत देखा। इसको स्टेट वाइज आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक सिंपल एक लाइन में आपको नटशेल में दे दिया। देन इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, इक्विटी मार्केट, बड़ा ज़बरदस्त उसमें हाइज आए। एफडीआईज बहुत आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआईज, बाहर से बहुत पैसा आया। और हमारा जो बीएसई, जो सेंसेक्स हम मेजर करते हैं, बीएसई जो था वो 72,000 क्रॉस किया इस साल, बहुत बड़ा। एक 70,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानी जाती थी, उस लेवल को हमने ब्रीच कर दिया, हम क्रॉस कर गए। और जो निफ्टी था वो भी 20,000 को क्रॉस करके 22,000 से ऊपर चला गया। ये हमारी इस साल की उपलब्धि थी, जो साल चला गया। लेकिन डिस्पाइट दिस ग्रोथ क्या रहा, कंज्यूमर सेंटीमेंट जो था वो ग्रिम रहा। ग्रिम मतलब क्या कहते हैं, पॉजिटिव नहीं रहा, नेगेटिव रहा। तो हम ये मानते हैं कि 100 एक बेंचमार्क मानते हैं, उससे नीचे रहता है तो इसका मतलब है कंज्यूमर इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में आके खरीदने के लिए, उसके पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, या वो डरता है खरीदने में, उसको लगता है अभी मुझे सेव कर लेना चाहिए। तो ऐसा मेरे कंज्यूमर का सेंटीमेंट रहा। जबकि दिवाली पे या न्यू ईयर पे छोटी मोटी खरीदारी, मतलब पैचेस दिखे, लोगों ने कहा आ गई बहुत डिमांड आ गई,
लेकिन वो बहुत छोटे टाइम के लिए रही। अब क्या रहा, एक और प्रॉब्लम क्या रही, इन्फ्लेशन तो कम हुई। आप पढ़ चुके हो इन्फ्लेशन के बारे में। सीपीआई जो था, क्या होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो तो नीचे चला गया 5.6, लेकिन फूड इन्फ्लेशन जो थी वो एक वरी रही। कोर इन्फ्लेशन कम हो गई, लेकिन फूड इन्फ्लेशन जो थी वो एक वरी रही। उससे क्या हुआ, जो हेडलाइन सीपीआई थी, आपने हेडलाइन और कोर पढ़ा था, तो जो हेडलाइन सीपीआई था वो पहुंच गया 7.4%। और अभी भी आरबीआई ने वार्निंग दी हुई है, याद रखिए कि ये फूड इन्फ्लेशन घातक होगी, तकलीफ देगी। शायद मैंने इन्फ्लेशन की क्लास में ये बताया था। स्पाइक इन वेजिटेबल प्राइसेस, सो हेडलाइन सीपीआई अबव 7.4%। आप इन्फ्लेशन जानते हैं तो इसको समझिए। अब आइए अगले पॉइंट पे, एवरेज क्रूड ऑयल बास्केट प्राइस, it fell from $93.5 per barrel to $79.1 per barrel in December। देश को बहुत फायदा हो गया, डिस्पाइट इन्फ्लेशन, डिस्पाइट एवरीथिंग। $93.5 पर बैरल जो था वो 79.10 हो गया। पर बैरल कितना होता है, आई थिंक ऑलमोस्ट, आई थिंक 160 लीटर के करीब होता है, 159 160 लीटर आता है एक बैरल में। ये चीज़ अब समझने की है, जब $93.5 में 160 ही लगा लीजिए, 160 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो पर लीटर कितने का हो गया, 83 रुपीज पे लगा लीजिए। मेरे ख्याल कितना आ रहा है, आई थिंक 48 रुपए, और वो कीमत कम होके हो गई $79.10। तो इसमें आपको मिल गया से 160 लीटर, तो इसको फिर 83 के बेसिस पे करिए, कितना हो जाएगा, आई थिंक 40 रुपए के करीब गवर्नमेंट को पड़ने लग गया। ₹40 के करीब पड़ने लग गया पर लीटर गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को बहुत कमाई इससे हो गई। गवर्नमेंट पहले भी बहुत कमाती है इसमें, लेकिन जब ऐसे प्राइस गिर जाता है तो और ज्यादा कमा लेती है गवर्नमेंट। समझ गए आप ये लॉजिक? कितने रुपए पे मिलता है पेट्रोल मार्केट में आपको? 96 रुपीज, 97 रुपीज, और गवर्नमेंट को मिल रहा है 40 रुपए पे। तो 40 और 97 का जो डिफरेंस है, इट्स ह्यूज डिफरेंस। और अगर आप हाईएस्ट रेट भी ले ले तब भी 48 रुपए पे पड़ता था, तो आपको अगर वो 96 पे बेच रहे थे तो ह्यूज डिफरेंस। तो गवर्नमेंट इतना महंगा क्यों रखती है पेट्रोल? एक तो वो चाहती है सड़कों पे आप ज्यादा घूमिए मत, और दूसरा क्या है, वो मानती है आपके पास पैसा है तभी आप आते हैं, तो अमीर को टैक्स करती है। और ये एक एरिया है जहां से कमाई हो सकती है, और वैसे भी उस टाइम के लिए सेव करना चाहती है कि हो सकता है कभी ऐसी स्थिति आए कि बहुत महंगा हो जाए, तब क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट इसमें कमा जाती है। अच्छा, देन मैंने कहा फॉल इन एनपीए फ्रॉम 11.2% टू 3.2%। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हम देखते हैं जनरली बैंक्स में। क्या होता है, आप बहुत लोगों को लोन देते हैं, जो लोग आपके पैसे एज ए बैंक को वापस नहीं मिलते, वो एसेट्स जो होते हैं वो नॉन परफॉर्मिंग जो काम नहीं कर रहा, जो आपको कमा के नहीं दे रहा, तो वो एसेट्स आपके नॉन परफॉर्मिंग हो जाते हैं। मैंने लोन दिया नीरव मोदी को, माल्या को लोन दिया मैंने, पैसे लेके भाग गए, तो क्या बन गया, वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया। ठीक, अब मैं कह रही हूं कि
एनपीए जो थे बैंकों के 11% से 3% हो गए, 11.2 से 3.2 हो गए। अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। बैंकों के एनपीए कम हो जाएंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाएंगे परसेंटेज, तो परफॉर्मिंग एसेट से उनको इंटरेस्ट मिलता है, वो कमाते हैं, तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो कहाँ जाएगा? जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं वो सारा प्रॉफिट किसको देते हैं? और इसको गवर्नमेंट को देते हैं, फाइनेंस आरबी मिनिस्ट्री को देते हैं, बड़े बड़े चेक देते हैं, ऑलमोस्ट 60,000 65,000 करोड़ रुपया वो गवर्नमेंट को देते हैं, तो गवर्नमेंट की वो कमाई होती है। तो एनपीए जो कम हुए, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी और गवर्नमेंट को भी पैसा मिला, तो गवर्नमेंट के पास और पैसा आ गया। और क्या हुआ? जो ग्रोथ हुई देश में, हमने कहा देश ने ग्रो किया, जितना हमने सोचा था ग्रो करेगा, हम उससे ज्यादा ग्रो कर गए। हम तो 7% से ऊपर ग्रो कर गए, जबकि हमने सोचा था हम मे बी 6 पॉइंट कुछ परसेंट या 5.6% के आसपास सोच रहे थे, और हम 7.4% पे ग्रो कर गए। तो उससे क्या फायदा हुआ कि हमारी ग्रोथ रेट अच्छा हुआ। लेकिन ये ग्रोथ रेट आया कहाँ से? शायद मैंने जब आपसे ये बात की थी तो मैंने बताया था, इवन व्हेन आई वाज टॉकिंग ऑफ नेशनल इनकम एंड ऑल, ग्रोथ की बात कर दी थी मैंने। तो ये कहाँ से आया? जो गवर्नमेंट ने कैपेक्स ग्रो किया। कैपेक्स क्या किया गवर्नमेंट ने? इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाए, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पैसे लगाए तो उस टाइम क्या हुआ? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, एम्प्लॉयमेंट मिला। उससे हमारी जीडीपी ग्रो की। तो मेन कंट्रीब्यूटर गवर्नमेंट हो गई उसमें। अच्छा, अब मैंने नीचे एक लाइन लिख दी, मैंने कह दिया ये के शेप्ड रिकवरी थी। ये रिकवरी का मैंने शेप इसलिए बताई क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें क्या हुआ? कुछ सेक्टर्स ग्रो किए, ओवरऑल हर सेक्टर ग्रो किया, ऐसा नहीं हुआ। ये शेप्स आप जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड बन गए। ठीक है, इसके कई कारण थे। दूसरे देशों में भी मंदी थी, हम तो डर रहे थे कि पूरी दुनिया में रिसेशन आ जाएगा, लेकिन फिलहाल बचे हुए हैं क्योंकि अमेरिका की स्टोरी अच्छी रही, तो बचे हुए हैं। और हमारे अपने देश में हमको पता है कि कैसे हमको इंश्योर करना है कि लोगों को ग्रोथ मिलती रहे, तो हमने के शेप्ड रिकवरी हम दिखा पाए। ओके, तो काफ़ी लंबी हमने क्लास की, इसमें मैंने आपको ओके, एक बार मैं अपने नोट्स देख लूँ, मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट मिस तो नहीं किया, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा हो गई। एक चीज़ मैंने नहीं बोली शायद, या मैंने स्लाइड नहीं बनाई। एक होता है, डिफरेंस आया था प्रो बिजनेस, प्रो क्रोनी। इसमें डिफरेंस, प्रो बिजनेस जो होती है गवर्नमेंट, वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड देती है। लेवल प्लेइंग फील्ड कि जो सीमा को मिलेगा वही अनुराग सर को मिलेगा, वही XYZ सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा। ये नहीं कि सीमा को तो ज्यादा अच्छा दे दे और दूसरे को कम अच्छा दे, वो सबको बराबर देंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड दिया, प्रो बिजनेस किया आपने। कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड दिया? सबको बराबर इंफॉर्मेशन दी, सबको बराबर बेनिफिट्स दिए, और रिसोर्स एलोकेशन ऐसे की कि जो चाहे उन रिसोर्सेज का फायदा उठा सके, एफिशिएंट यूज कर सके और सिटीजन का वेलफेयर बेहतर कर सके। ये तो है प्रो बिजनेस, बराबर में सब क्या कहते हैं, सबको एक आंख से देखते हैं। और दूसरी तरफ है प्रो क्रोनी कैपिटलिज्म। प्रो क्रोनी क्या है? कि मैं जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं उसी को फेवर करूँ, उसी के लिए पॉलिसी बनाऊँ, उसको पहले धीरे से बता भी दूं कई बार कि भाई मैं ये रूल लाऊंगी, इससे सिर्फ तुझे फायदा मिलेगा, बाकी सब रोते रह जाएंगे। और मैं कोशिश करूं कि सिर्फ वो पर्टिकुलर जो मेरा क्रोनी है, जो मेरा प्रिय है, वही ग्रो करे। दैट इज
रोक रो नहीं. Okay, I think enough for the day. Okay, आज हमने पढ़ा क्या, इकोनॉमिक्स क्या होती है, स्केर्स रिसोर्सेज की स्टडी कर रहे हो आप बेसिकली. आगे डिटेल क्या है हम पढ़ चुके हैं. इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में फ़र्क क्या है. इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक्स को एक्शन में जो लाते हैं वो इकोनॉमी में यूज होता है. इकोनॉमिक्स इन एक्शन इज इकोनॉमी बेसिकली. क्या कर रहे हो इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स के फंक्शंस आप यूज कर रहे हो. और माइक्रो एंड मैक्रो में हमने डिफरेंट क्या किया, छोटा और बड़े लेवल का स्टडी किया. इकोनॉमीज हमने क्या की, कैपिटलिस्ट है, दूसरी कौन सी थी सोशलिस्ट है, तीसरी कौन सी थी मिक्स थी. उसके डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स भी हमने थोड़े मेंशन कर दिए, उनके मेरिट्स डिमेरिट्स हमने स्टडी कर लिए. उसके बाद हमने कहा इकोनॉमिक गुड्स में राइवल भी, राइवल नॉन राइवल, और एक्सक्लूड कर सकते हो या नहीं एक्सक्लूड कर सकते हो, वो हमने कैटेगराइजेशन की. फिर हमने कहा है कि एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है और वो मेरी फाइनल लिमिट है, उसके बियॉन्ड मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकती. फिर हमने कहा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि जब मैं एक काम करती हूँ तो जो बाकी नहीं कर सकते हैं उनको जो मैंने मिस किया उसकी कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. फिर मैंने कहा एक कज़नेट कर्व होता है. कज़नेट कर्व क्या कहता है, वो कहता है कि जब ग्रो करोगे तो यस इनइक्वालिटी तो होगी, इसमें क्या बड़ी बात है, एक सर्टेन लेवल के बाद इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी. क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि ट्रिकल डाउन कर जाएगा, बेनिफिट्स जो हैं ट्रिकल डाउन कर जाएंगे और इनइक्वालिटी को खत्म कर देंगे, लोगों को बराबरी पे ले आएंगे. फिर हमने कहा कि इंडिया में क्या हुआ, इंडिया स्टोरी क्या है. हम इंडिया स्टोरी की बात कर लेते हैं. तो हमने इंडिया स्टोरी थोड़ी सी देख ली कि मोटा मोटा 2023 में हम कुछ कर पाए नहीं कर पाए, हमने ओवरऑल किया क्या 2023 में वो हमने देख लिया. हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गए, हमारी मार्केट जो स्टॉक मार्केट थी बहुत ग्रो कर गई, हमारी के शेप कर्व आ गया, हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया. लेकिन अभी हम फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं. ये हमने कुछ अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे. और वैसे हमने किया क्या इस साल में, मैंने कहा कि एल नीनो का इफेक्ट भी हमने झेला. एक्चुअली वो भी एक फैक्टर था जो हमने फेस किया. और हमने किया क्या, कुछ बड़ा किया, हाँ G20 किया, हमने G20 किया. और हमने क्या किया, हमने कोशिश की कि फॉरेन उसमें हम बैलेंस कर सकें, हम मिडिल ईस्ट के साथ भी रहें, हम इधर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी रहें. हमने अभी भी आपने देखा था कि इजराइल और गाज़ा लड़ाई में हमने पहले इजराइल का साथ दिया इमीडिएटली. फिर हमने कहा नहीं, हम तो पैलेस्टीन के अगेंस्ट कभी नहीं थे, हम उनके साथ ही हैं. तो वहाँ भी हमने एक बैलेंसिंग एक्ट शो किया. हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी रही. और हमने कैसे रशिया के साथ भी कनेक्शन रखा, यूक्रेन के अगेंस्ट ना होते हुए भी. सो दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन द इकोनॉमी. और G20 में कॉमन पेपर हम ला पाए. लोग इतनी डिफरेंट व्यूज थी, कुछ कंक्रीट नहीं निकला, लेकिन हम एक सबको कंसेंसस ला पाए उसमें. तो ये था हमारी आज की पढ़ाई. बहुत सारी पढ़ाई हो जाती है एक दिन में, इसलिए हम अगली बार फिर से ट्यूसडे को मिलेंगे. मैं कोशिश करूंगी कि मैं पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक दिन में कवर करूं, विच अगेन might end up being a long session. It turns out to be very long. बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा होगा तो अलग अलग करेंगे, लेकिन तब मेरे को फिर सैटरडे को भी उसको खत्म करना पड़ेगा. अदरवाइज ट्यूसडे को मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट ट्यूसडे को poverty and unemployment. I think that is what needs to be done. Then we have to do monetary policy, we have to do fiscal policy at great length we have to do, but that will come later. Pehle poverty and unemployment. Okay? Okay, ma'am. So, good night. Take care. Happy New Year again. God bless you.